हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, हम एनपीओस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम वो चीज़ें समझेंगे जिनकी बेसिस के आधार पर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बच्चों, आज हम कुछ इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ आइटम जिनको आप कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी वर्ड या एडजस्टमेंट करते हैं, उनको हमें समझना है। वो कौन कौन से हैं मैंने यहाँ सामने आपके लिख रखे हैं और उनको अगर अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला बेटा बच्चों, हमारा एडजस्टमेंट जो होगा वो सबस्क्रिप्शन के बारे में होगा। इसकी हम कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैंने यहाँ हिंट डाली है, रेवेन्यू रिसीव माना जाता है। सेकंड चीज हम सीखेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। जैसे एग्जाम्पल में लिखे स्टेशनरी की कैलकुलेशंस होगी, मेडिसिन की कैलकुलेशंस होंगी, स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी बातें हमें सीखनी है। थर्ड मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर, यानी कि हमें जितने भी हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस होंगे उनका कैलकुलेशन करना सीखना है, और कौन सी ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए। उसी प्रकार कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर हमें सीखना है। फिर हम जानेंगे एंट्री फीस या एडमिशन फीस के बारे में सीखेंगे। फिर लाइव मेंबरशिप फीस के बारे में जानेंगे। फिर बच्चों डोनेशंस के बारे में कैलकुलेशन सीखेंगे, एंडोमेंट फंड क्या होता है और लेगेसी क्या होती है, एक्सेट्रा। और भी आइटम हैं बच्चों जिनके मैंने पूरे नहीं लिखे यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वो वर्डों को और आइटम को समझते चले जाएंगे। आशा करता हूं कि इतना आपको अभी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम उनको डिटेल में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल विथ जर्नल एंट्री के द्वारा। सब्सक्रिप्शंस, पहले तो ये जानिए बच्चों कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। संस्था अपने सदस्यों से प्रति माह या प्रति वर्ष जो रकम उनकी सदस्यता को कायम रखने या बनाए रखने के लिए प्राप्त करती है उसे हम चंदा कहते हैं। और बच्चों एनपीओस में ये आय का एक सोर्सेस है जिसके द्वारा संस्थाओं को इनकम होती है। अगर इसकी हम एंट्री बनाएं तो ट्रांजेक्शन्स करें तो कैश अकाउंट DR टू सब्सक्रिप्शन। कैश अकाउंट का मतलब ये है, मैंने बच्चों समझाया था कि हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक का होता है। इसलिए अगर इसको ढंग से समझे तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में शो होगा और सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो होगा, क्योंकि इसे रेवेन्यू रिसीव माना जाता है। समझ में आया बच्चों, इसे क्या माना जाता है, रेवेन्यू रिसीव माना जाता है। सेकेंड है हमारा एंट्री फीस या एडमिशन फीस। एंट्री फीस क्या होती है, प्रवेश शुल्क वह राशि होती है जो किसी क्लब, संस्था या समिति द्वारा उनके सदस्यों द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय प्रारंभ में ही चुकाई जाती है, यानी कि एक बार ली जाती है, प्रारंभ में चुकाई जाती है। अगर इसकी हम ट्रांजैक्शन को समझें बच्चों तो ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट DR टू एंट्री फीस, यानी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में तो शो किया गया होगा ये। लेकिन बच्चों एंट्री फीस को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अगर एंट्री फीस को आपने रेवेन्यू रिसीव मान लिया है तो इनकम है ये, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो की जाएगी। कहां की जाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो की जाएगी। इफ कैपिटलाइज मान लिया गया है इसे तो ऐड इन कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड। यदि इसे कैपिटलाइज माना गया है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको कि एंट्री फीस हमारी क्या होती है। मैंने यहां नोट डाला है कि तीसरा केसेस भी होता है इसके अंदर। सम पोर्शन वी रिलेटेड एज RR एंड रिमेनिंग CR। RR का मतलब है कि कुछ पोर्शन उसका आपने रेवेन्यू रिसीव मान लिया होगा और कुछ पोर्शन आपने CR यानी कि कैपिटल रिसीव मान लिया होगा। तो इसका केसेस भी ऐसे किया जाएगा। यदि क्वेश्चन में
क्लियर नहीं लिखा होता है कि एंट्री फीस क्या मानी जाए, तो रेवेन्यू रिसीव भी माने जा सकती है इसका कुछ पोर्शन, और कुछ कैपिटल रिसीव भी माना जा सकता है। इतना समझ में आया बच्चों? आगे वाला हम पॉइंट समझने जाते हैं डोनेशन के बारे में कि डोनेशंस हमारा किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम डोनेशन को समझते हैं। डोनेशन क्या होता है बच्चों? संस्था में ये भी एक आय का बड़ा सोर्सेस है। कई संस्थाओं को डोनेशन के माध्यम से दान प्राप्त होता है, इसे दान कहा जाता है। अगर इसकी हम एंट्री करें तो कैश अकाउंट दिया टू डोनेशन, यानी इफेक्ट क्या पड़ेगा? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा। ठीक है, अब इसके केसेस को समझते हैं। अगर हम डोनेशन को दो भागों में बांट दें, यदि जनरल पर्पस के लिए है या स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जनरल पर्पस में भी मैंने इसको बच्चों दो भागों में बांट रखा है, बिग अमाउंट है कि स्मॉल अमाउंट है। यदि बच्चों बिग अमाउंट है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा ये, और स्मॉल अमाउंट है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, यानी कि रेवेन्यू रिसीव्स माना जाएगा। समझ में आया इतना बच्चों? आपको क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिसीव माना जाएगा। यदि ये हमारा डोनेशंस स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो आप समझ जाइए कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। इतना ध्यान रखिए कि डोनेशन हमारा जो होता है वो इस तरह से ट्रीटेड किया जाता है। आशा करता हूं कि डोनेशन का टॉपिक भी आपको समझ में आया, इस आइटम को भी आपने समझ लिया होगा। बच्चों अगली हेडिंग है हमारी, अगला हमारा टर्मिनोलॉजी वर्ड है लेगेसी। लेगेसी क्या होती है? यानी ये एक्चुअल में मृत्यु पत्र द्वारा प्राप्त दान कहलाता है। संस्था को कई लोग वसीयत बना देते हैं या मृत्यु पत्र के द्वारा प्राप्त होता है। किसी की मृत्यु पर प्राप्त किया गया दान ये आय नहीं होता है, ये यह एक अनावर्तक आय मानी जाती है। इसके आपको कैसे समझ लीजिए, अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो कैश अकाउंट दिया टू लेगेसी अकाउंट होगी। यानी कि यह क्लियर है कि कैश अकाउंट को हम किससे कैश की सारी ट्रांजेक्शन कहां ट्रांसफर कर दी जाती हैं? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर की जाती है। तो अगर किसकी एंट्री हम देखें तो ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया टू लेगेसी एंट्री बन जाती है। इसको भी बच्चों समझ लीजिए डिटेल में। लेगेसी अगर स्मॉल वैल्यू में है तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी, यानी कि इसे रेवेन्यू रिसीव माना जाएगा। बिग वैल्यू है यानी कि बिग अमाउंट है तो इट विल बी कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। समझ में आया बच्चों? यानी कि लेगेसी क्या होती है बताया मैंने, मृत्यु पत्र द्वारा प्राप्त दान, यानी कि किसी के मृत्यु होने के उपरांत उसके वो अपनी इच्छा से या कोई अपनी राशि को संस्थाओं को दान कर दिए देते हैं। अगले पॉइंट पर जाते हैं बच्चों हम, ग्रांट इन एड। बच्चों अब समझते हैं ग्रांट इन एड क्या होता है। बच्चों हमें केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय सत्ता से प्राप्त जो अनुदान राशि होती है उसे ग्रांट इन एड कहते हैं। इसकी ट्रांजेक्शन्स क्या होगी? कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू ग्रांट अकाउंट, यानी क्लियर यहां लिखा हुआ है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा अमाउंट। अब इसको भी मैंने दो भागों में बांटा है, इफ स्पेसिफिक और इफ जनरल। अगर स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, और इफ जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, यानी कि इसे रेवेन्यू इनकम माना जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों? अगला है हमारे हेडिंग फंड। हम कुछ ऐसे फंड बना लेते हैं ऑर्गेनाइज संस्थाएं जिनको विशिष्ट कार्य के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि संस्थाएं ये सोचती हैं कि हम इससे कोई अच्छा कार्य करेंगे या कोई किसी कार्य के लिए पैसा रख देना, यानी कि पहले से बता देना कि मान लीजिए जैसे कि कोई संस्था है और वो चाहती है कि मैं स्कूल की एक बिल्डिंग बनाऊंगी, तो उसने वो पैसे किस लिए रख लिए, मतलब क्लियर बता दिया कि उस पैसे से बिल्डिंग बनाई जाएगी, यानी वो हो गया आपका स्पेसिफिक फंड हो जाता है। इसकी एंट्री क्या होगी हमारी? कैश अकाउंट दिया टू फंड, मैंने यहां स्पष्ट लिखा हुआ है स्पेसिफिक। अगर कैश अकाउंट है यानी कि रिसीव पेमेंट अकाउंट के डेबिट में शो होगा, और फंड है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आप इसको हम शो कर देंगे। कुछ बच्चों हमारी सैलरी रिसीव्स या सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर होते हैं, तो इनको नॉर्मली आप समझ जाइए कैश अकाउंट ये
इज टू डेबिटेड टू सन्ड्री रिसीव, ये इसकी ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि ये हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को इफेक्ट करेगी और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी, यानी कि इसे रेवेन्यू रिसीव माना जाएगा। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे, अब अगले हम टर्मिनोलॉजी वर्ड को समझते हैं, इंडोमेंट फंड। बच्चों मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि आपके जितने भी नए वर्ड नए आइटम सुनने को मिलेंगे उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं इंडोमेंट फंड के बारे में कि इंडोमेंट फंड क्या होता है। यह राशि सदस्यों द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उपहार या दान या वसीयत की इच्छा से समझ में इच्छा पत्र द्वारा संस्थाओं को समर्पित कर दी जाती है। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं अपनी वसीयत बना देते हैं इस तरह पहले से ही कि हमारा पैसा इस संस्थान को दान कर दिया जाएगा। एक्चुअल में ये राशि भी अनावर्ती प्रकृति की होती है, यानी पूंजीगत मानी जाती है। इसको आप चाहें तो शॉर्ट में कह सकते हैं, इसको स्थिर दान कोष कहा जाता है। इंडोमेंट फंड को क्या कहा जाता है? स्थिर दान कोष कहा जाता है। इसकी ट्रांजेक्शन समझ लीजिए। कैश अकाउंट इज टू बी डेबिट टू इंडोमेंट फंड, यानी कैश का मतलब कहाँ रिकॉर्डेड की जाती है? हमारी कैशबुक की सारी कैशबुक की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ जाती है? रिसीव पेमेंट अकाउंट की डेट में जाएगी और इसे मैंने कहा था ना कैपिटलाइज माना जाता है, इसलिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम लाइव मेंबरशिप फीस के लिए। लाइव मेंबरशिप फीस क्या होती है इसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों लाइव मेंबर जो फीस है वो एक निश्चित शुल्क लेकर जब स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो उसे आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं या लाइव मेंबरशिप शुल्क कहा जाता है। इसमें बच्चों इसका लाभ जो होता है इस शुल्क का एक ही बार प्राप्त की जाती है और इसका लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होता है। इस कारण इसे पूंजीगत आय माना जाता है। बच्चों जब क्वेश्चन में स्पष्ट ना हो यानी कोई स्पष्ट बात ना लिखा हो तो इसे पूंजीगत खाते में ले जाएं और चिट्ठी में दायित्व की ओर लिखें। फिर भी मैंने यहां पर आपको एक एंट्री बनाने की समझाने की कोशिश की है। कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू लाइव मेंबरशिप फीस, यानी कि रिसीव पेमेंट अकाउंट की डेबिट को इफेक्ट करेगी और अगर लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में एड टू कैपिटल फंड में कर दी जाती है। इसके बारे में बच्चों दो केसेस हैं वो आप समझ लीजिए। आप केस 1, इफ लाइव मेंबरशिप इज रनिंग तो इट्स अमाउंट ट्रांसफर टू लाइव मेंबरशिप फंड में। यदि उसकी लाइव मेंबरशिप चल रही है रनिंग है तो उसको इसके अमाउंट को लाइव मेंबरशिप फंड में ट्रांसफर किया जाता है। केस 2 के बारे में हम जानते हैं। इफ लाइव मेंबरशिप एंडेड यानी कि उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है तो इट्स अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, और उसके अमाउंट को कहां कर दिया जाता है? कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आशा करता हूं बच्चों ये वर्ड आपने टर्मिनोलॉजी या एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से समझ लिए हैं और बच्चों इनको खूब रिवाइज करिए। नमस्कार, जय हिंद।